हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है वो करा दिया है, जो आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और यह हमारे बीपीएससी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी से टीचिंग परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी कि इसमें पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार एवं मैदान, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे इसमें एक कहानी दिया गया है और कहानी के माध्यम से बताया गया है कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। पटना जंक्शन पर एक थी रथ जो दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियों और लड़की शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने जा रहे थे। तो यहाँ से जो बिहार की लड़कियाँ और लड़के जो थे वो 26 जनवरी के परेड में भाग लेने जा रहे थे दिल्ली। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तो यहाँ किस नदी को पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी? तो सोन नदी के पुल पार करने की। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। तो इसमें जो राहुल है वो क्या बोला कि अभी यह जो गाड़ी है वो थोड़ी देर में हमारे गांव की ओर गुजरेंगे, जहां दूर दूर तक मैदान ही नजर आएंगे और वहां पर्वत पहाड़ का नामो निशान नहीं होगा। बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा। वही का मनोज नाम का लड़का था, जिन्होंने क्या बोला, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। राहुल बोला, सच, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। तभी गीता बोल उठी, ऐसे भी क्या, कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ, अब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ सब अपने अपने क्षेत्र के बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि हमारे गांव में तो मैदान ही मैदान है, वहाँ पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं है। तो कोई बोलता है कि वहाँ घने जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं, तो किसी के गांव में पहाड़ियाँ ही नज़र आती है। आगे है, तो आगे है हमारा मनोज है, जिन्होंने क्या कहा। मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान की प्रकृति की देन है। तो इसमें एक बच्चा बोल रहा था कि हमारे यहाँ के पहाड़ ऊंचे हैं। दूसरा जो गीता नाम की लड़की थी वो बोली कि नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं। तो इनमें जो शिक्षिका थी वो सुन रही थी उन लोग का बात, और उन्होंने क्या कहा कि पहाड़, पठार, मैदान जो है वो किसका देन है? प्रकृति का देन है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये जो सबसे ऊंचा भाग है ये पहाड़ हुआ, इससे नीचे ये पठार हो गया, और इससे भी थोड़ा नीचे ये मैदान, और सबसे नीचे हमारा सागर आ गया। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। आगे है हमारा, शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? जो शिक्षिका है वो राहुल से क्या पूछा कि आपके गांव में कैसे भूमि है, लोग क्या करते हैं, किस तरह से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। तो आगे छात्र ने कहा, ये देख सकते हैं इस चित्र में क्या है, मैदानी भाग में स्थित धान का खेत, यानी यहाँ दूर दूर तक मैदान ही नज़र आएगा। समतल क्षेत्र होता है, यहाँ पहाड़, पठार कोई कुछ नहीं पाया जाता है। एक समतल मैदानी क्षेत्र जिसे कहते हैं हम, जब समतल रूप में रहता है। राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, न कहीं अधिक ऊंची न कहीं अधिक नीची। जैसे हमने इस चित्र के माध्यम में देखा कि यहाँ एकदम समतल क्षेत्र है, ना कहीं ऊंची है और ना कहीं नीची है। इसमें लोग धान, गेहूँ, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। समतल जगह में धान, गेहूँ, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं।
नदी एवं तालाब भी हैं। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित हैं। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहर में भी किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा इस छात्र ने कि यहाँ जो समतल एरिया है वहाँ धान गेहूँ चना एक का उपजाया जाता है और यहाँ नदी तालाब में पानी होता है। कृषि के लिए लोग वर्षा पर ही आधारित होते हैं और बरसात के दिनों में जो है वो पानी खेतों में रुक जाता है क्योंकि वो समतल क्षेत्र होता है। आगे है हमारा नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। जो समतल एरिया है वहाँ नहरों की व्यवस्था भी की गई है और नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। बांध बनाकर पानी आसानी से खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट है। यहाँ बताया गया कैसे है मिट्टी, दो तरह की, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। तो जुताई के लिए बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि चिकनी मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। जो यहाँ चिकनी मिट्टी है इसमें कौन सी फसल होती है जिसे हम केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ धान की जो फसल है वो खूब होती है। तो किसमें, चिकनी मिट्टी में, जिसे केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है और जो हमारा दलदली मिट्टी है उसमें किस चीज़ की फसल होती है, दलहन की फसल खूब होती है। अधिक मात्रा में दलहन की फसल होती है। आगे है कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं तो कई गांव कच्ची सड़कों से। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियाँ, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि बहुत सारा गांव है जो पक्की सड़क से जुड़े हैं और बहुत सारा है जो कच्ची सड़क से जुड़े हैं। तो यहाँ बैलगाड़ी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठेला हो गया, ऑटो हो गया आदि से सामग्रियाँ, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो बस और रेलगाड़ी से शहर की ओर जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। आगे है कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियां की खेती की जाती है। जो शहर से जो नज़दीक में जो खेत पाया जाता है वहाँ सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाली ज़मीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं जिनकी बाज़ार में खूब मांग है। रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान दोनों हैं, यानी पक्का भी और कच्चा मकान दोनों है वहाँ। खाने में भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। तो वहाँ जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ राहुल से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि खाने के लिए रोटी, भात, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना ये सब प्रमुख है। बहुत अच्छा राहुल। तो इसमें जो शिक्षिका थी उन्होंने क्या कहा, क्या कही, बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। यहाँ क्या बताने का प्रयास किया शिक्षिका ने कि प्रायः जो है नीची और समतल भूमि, जो नीची और एक समतल एरिया में रहता है उस भूमि को किस नाम से जानते हैं, प्रदेश मैदान, यानी प्रदेश मैदान कहलाता है वह। मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। मैदान की सबसे बड़ी क्या विशेषता है कि समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। ये समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं लेकिन समीपवर्ती जो भी पर्वत पठार है उससे कभी ऊंचा नहीं हो सकता। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। जो समतल एरिया है वो प्रायः एक ही मिट्टी का बना होता है जिसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे हमने देखा कि वहाँ पे चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती थी, थोड़ा बहुत अंतर हुआ वहाँ। आगे है मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मैदान, 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा अपर्दन मूलक मैदान। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। अपर्दन मूलक मैदान किसे कहेंगे हम, वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, यानी अपर्दन से जो मैदान बनता है उसे हम अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं।
ये नाम से ही पता चलता है, अपरदन के कारण बना हुआ मैदान को हम अपरदन मूलक मैदान कहेंगे। दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियाँ, हिमानी वायु क्या कहा गया यहाँ? निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं, जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। इसमें कहा गया जो निक्षेपण की क्रिया होती है उसके द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से, यानी नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय में जो तरंगे होते हैं उस तरंगों के कारण जो मैदान बनता है उन्हें हम निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे एक केरल का तट का मैदान हो गया, हंगरी का मैदान आदि हो गया। अगला है तीसरा है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। रचनात्मक मैदान किस कारण होता है? पृथ्वी के आंतरिक हलचल, यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उसके कारण यह मैदान बनता है। तो ऐसा मैदान कहाँ देखा गया है? उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। तो मैदानी क्षेत्र में यहाँ कहा गया कि जीवन यापन के लिए भोजन, जल, जो हमें भोजन चाहिए, जल चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए और परिवहन, आने जाने की वो सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। यानी जो समतल एरिया होता है वहाँ हमें सड़क वहाँ अच्छी बनाई जा सकती है, रेल मार्ग वहाँ अच्छा होता है, तो इन सब का अच्छी सुविधाएं होती है। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो बिहार का जो अधिकतर भाग है वो किस नदी के किनारे फैला है? तो गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक मिलते हैं। पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक ऐसे ही मैदान देखने को मिलता है। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। ये जो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक जो मिलते हैं ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ क्या बताया गया कि ये जो पूरा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये अन्न उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम जानेंगे पठार के बारे में। पठार क्या किसे कहते हैं? शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी है, क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षिका ने बताया आगे, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। पठार जो है हमारा जो समतल एरिया उससे थोड़ी सी ऊंची होती है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है, यानी समतल होता है, सपाट। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। जो पठार की ऊंचाई है कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण है। तो हम पठार में किसका उदाहरण दे सकते हैं? एक तो दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है? तो तिब्बत का पठार। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर का जो पठार है उसे संसार की छत कहा जाता है। राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं, शिक्षिका ने बताया। तो पठार में क्या मिलते हैं? खनिज के भंडार। आगे पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे। पर्वत में क्या कहा गया? मनोज है जिन्होंने क्या कहा, दीदी जी मेरे पश्चिम चंपारण जिला में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वे पठार नहीं बल्कि पर्वत हैं, क्योंकि पर्वत के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले
होते हैं। ऐसे श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं, यानी जिसके ऊपर का जो भाग है वो सपाट नहीं, संकीर्ण होता है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? पर्वत श्रेणी में वो आता है। और वो लंबी आकार का होता है, लंबी श्रृंखला के रूप में, तो उसे हम पर्वत श्रेणी में रखेंगे। बहुत ऊंची होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। बहुत जो ऊंचा हो जाता है कोई पर्वत, तो उसके कारण वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है और इनसे कई नदियाँ निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। भारत में हमारा हिमालय पर्वत है जिस पर बर्फ़ जमी रहती है, उससे बहुत सारी नदियाँ निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ़ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। जो अरावली पर्वत है वहाँ बर्फ़ नहीं जमती है, लेकिन वहाँ वर्षा के कारण नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो क्लासिक ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है उसका पार्ट 1 यहाँ तक देखा। अब आगे की वीडियो पार्ट 2 में मैं इसे क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट करा दूँगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस SCERT सीरीज़ में जुड़े रहिए अंत तक, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।